वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। साडा खिरता पंजाब और ग्लोबल मीडियाज़ फाउंडेशन की तरफ से आपकी एक ख़ास मुलाकात कराने जा रहे हैं सरदार महेंद्र पाल सिंह चड्ढा जी से। सत श्री अकाल सर। तब आप राजनीति में कब और कैसे आए? देखिए, मैं राजनीति में नहीं हूँ। मैं सिर्फ सिख राजनीति में हूँ, ताकि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गुरुद्वारा द्वारा लोगों की सेवा हो सके। मुझे किसी कारपोरेशन में या किसी एमएलए के लिए या किसी चीज़ के लिए ना इलेक्शन लड़ा है, ना लड़ना है, ना उस राजनीति में हूँ। गुरुद्वारा कमेटी के अंदर हमारे जितने फैसले होते हैं वो पब्लिक सेवा के लिए होते हैं, लोगों की सेवा के लिए होते हैं। अगर आप उसको डिटेल देखना चाहें तो देखो, एक पेंडेमिक में जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने सेवा की है, उसका कंपैरिजन कोई नहीं, किसी ने नहीं किया। और इतनी डिटेल के अंदर हम गए हैं। सबसे पहले तो हमने राशन बांटना शुरू किया। जिन लोगों के बिजनेस ख़त्म हो गए थे उनको राशन मिलना शुरू हुआ। इसके बाद जो घरों में रह गए और उनको खाना बनाने वाला कोई नहीं है, उनको खाना बना के, पैकेट बना के, जिससे भी फ़ोन आया उनके घरों में पहुंचाया गया। इसके बाद हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ मंगा के लोगों को दिए, और जिसका काम हो गया उन्हें वापस किए, फिर दूसरा बंदा ले गया। उस वक्त उन दिनों में 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मेरे यहाँ रोटेट कर रहे थे। और मेरी अपनी फैक्ट्री से ऑक्सीजन सिलेंडर जो नहीं मिलते थे, मैंने अपनी फैक्ट्री से मंगा के यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लोगों को पहुँचाए। ये एक उस वक़्त दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का था। यहाँ दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, और इस बार मैं तीसरी दफ़ा यहाँ से इलेक्शन जीता हूँ। तो हमारे गुरुद्वारा कमेटी के अंदर आज भी गुरुद्वारा बंगला साहब में अंदर सबसे पहले तो बहुत बड़ी लंगर सेवा और लंगर हाल देखने लायक है। आपको लंगर हाल जाना चाहिए, और चाहे आप वहाँ भूख आपको ना भी हो, आधा प्रसादा लेके भी लंगर आप छक के आइए। आपको ऐसा तृष्णा मिलेगी कि पता नहीं वाहिगुरु ने आपको क्या दे दिया। इसी तरीके से वहाँ हमारी डिस्पेंसरी है। ब्लड टेस्ट सारे हर किस्म के होते हैं, बहुत डिस्काउंटेड रेट के ऊपर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ आजकल हमने एमआईआर और सीटी स्कैन लगा रखा है। और जो हमारी सिख कम्युनिटी के हैं, उनसे हम सिर्फ एमआरआई के, जो बाहर 7-8 हज़ार रुपया लगता है, सिर्फ 50 रुपये चार्ज करते हैं। और इसी तरीके से अब हमने लेटेस्ट मेमोग्राफी की मशीन लगाई है, जो बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं। आप और आगे चले जाइए, बालाजी जो हमारा गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पर हमने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है, जिसके अंदर हम डायलिसिस करते हैं, और डायलिसिस फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। कोई कहीं से आ जाए, चाहे वो यूपी से आ जाए, चाहे दिल्ली का हो, चाहे किसी धर्म का हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई हो। तो वहाँ हमने कैश काउंटर ही नहीं बनाया हुआ। जब हमने चार्ज ही नहीं करना तो कैश काउंटर क्या होगा। इसी के साथ ही अब एडजेसेंट टू दैट 125 बेड का हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 90% तैयार हो गया है, और हम जल्दी ही इस हॉस्पिटल को इनागुरेशन करने जा रहे हैं। तो ये हमारी सेवाएं सारी दिल्ली में चल रहे हैं। हमारे जो गुरुद्वारा कमेटी है, ऐतिहासिक गुरुद्वारों को मैनेज करती है, लेकिन इसके अलावा सारी दिल्ली में
हमारी सिंह सभा हैं जो अपने आप में एक यूनिट है और वो यूनिट खुद मैनेज करती हैं। उन्होंने भी वहाँ अपने हिसाब से लंगर का भी इंतज़ाम करते हैं और छोटी मोटी डिस्पेंसरी भी सबने खोल रखी है। ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट की कमेटी का काम है, राजनीति से उठकर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, हमने काफ़ी गुरुद्वारों में सर्वे किए, मतलब हम पर्सनली जाके सेवादार से मिल के आए, हमने वहाँ पर सेवादार की प्रॉब्लम जानने की कोशिश की तो सब सेवादार की एक ही शिकायत है कि हमें सैलरी बहुत कम मिलती है। हमें कोटा दिया गया है कि बच्चों को स्कूल का एडमिशन हम करवाएंगे, उसके बावजूद भी उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पास ट्यूशन भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तजर्बा है पर्सनल, योर एम्प्लॉइज आर नेवर सेटिस्फाइड। मेरे यहाँ तकरीबन 300 का स्टाफ है अपना, जिसकी तो 1 लाख तनख्वाह हो गई है ना, वो भी कहता है सर इंक्रीमेंट कब दे रहे हो। जो सेवादार हैं उनको हमने लेटर दिया हुआ है कि आप अपने बच्चों को इस स्कूलों के अंदर पढ़ाएं, लेकिन एक बंदा अगर कहीं दूर रहता है, उसके पास गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल नहीं है, तो वो नेचुरली कॉरपोरेशन में जाएगा या कहीं और जाएगा। तनख्वाहों का जहाँ तक सवाल है, आप देखो, मैं 2-4 एग्जांपल देना चाहता हूँ क्योंकि आपने जो सवाल किया ना, गुरुद्वारा सीसगंज के साहब के बाहर पार्किंग के बाहर एक सेवादार डंडा लेके खड़ा होता है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है उसकी क्या आमदन है। जो गाड़ी लेके जाता है वापस आता है, अब पार्किंग चार्जेस तो नहीं है लेकिन उसकी कुछ ना कुछ दे जाता है। इस किस्म के सेवादारों को हर जगह पे लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो उनकी काउंट नहीं होता। सवाल तो ये है कि उनकी तनख्वाह जब सारे स्टाफ की इंक्रीमेंट होती है तो साल के बाद उनकी भी होगी। हमारे यहाँ गुरुद्वारा कमेटी में ड्राइवर हैं, टू माई सरप्राइज 40-40 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। सेवादार जो हैं वो अगर कल सेवादार आया है, क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम मैट्रिक, और कहते हैं जी मैट्रिक सर्टिफिकेट है, हाँ जी है, ले आऊँगा, ले आते हैं बनवा के। नहीं भी लाते, एक दफ़ा किसी ने कह दिया यार रख लो, क्योंकि यहाँ इलेक्शन प्रोसेस है। मेरे इलाके का अगर वोटर है और वो कहता है जी मुझे रखवाओ, तो मुझे उसकी सिफारिश करनी पड़ती है, चाहे वो मैट्रिक है या नहीं है। बहुत से ऐसे सेवादार हैं जो आप देखोगे कहोगे इनको भर्ती क्यों किया गया। इसलिए आपकी किससे मुलाकात हुई है, क्यों मुलाकात हुई है, ये अलग बात है। जब हम लोगों की सेवा कर सकते हैं तो अपने एम्प्लॉय का क्यों नहीं ध्यान रखेंगे। तो मेरा एक ही स्लोगन होता है, एम्प्लॉयज आर नेवर सेटिस्फाइड। और सर सिखों के क्या क्या मुद्दे आपके सामने आते हैं दिल्ली में? दिल्ली में सिखों के मुद्दे बहुत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ हमारे सिख दिल्ली की सेंट्रल जेल के अंदर हैं और उन्होंने जितनी उनको सज़ा मिली 15 साल, 20 साल, 25 साल, उन्होंने काट ली। जब सज़ा कट गई तो उनको रिलीज़ क्यों नहीं किया जा रहा। और ये लोकल गवर्नमेंट के हाथ है। हमें ये पता लगा है कि कैबिनेट की जब मीटिंग होती है उसके अंदर ये एजेंडा आता है, उसको क्यों पोस्टपोन किया जाता है हमारी समझ से बाहर है। एक तो ये मेन चीज़ मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट को सिखों को रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर
किसी सिख की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हालांकि एमएलए ज़रूर हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए थी, नहीं दी गई। इसके अलावा हमारे जैसे 12 स्कूल हैं, 12 स्कूल हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर हमें 4 हम कॉलेजेस चला रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस, इसी तरीके से 2 हम इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, और इसी तरीके से 4 हम एडेड स्कूल चला रहे हैं। हमें अगर जगह मिल जाती है तो हम और भी स्कूल खोलने को तैयार हैं। इसके अलावा हमारी आजकल बहुत ज़ोर से डिमांड चल रही है कि हमें ऐसी जगह दी जाए जिसके हम सिखों की अपनी यूनिवर्सिटी बना पाएँ। जितना हमारा इतिहास है सिखों का, उस इतिहास में जितना आप डीप जाएंगे, इसकी सेक्रीफाइसेस और इनकी मैनेजमेंट को आप कहीं से भी मैच नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर अच्छी से अच्छी कंट्री के अंदर हमारे सिख एक अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या कोई हो। सेंट्रल गवर्नमेंट आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है। अब 26 तारीख को वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारे 4 साहिबजादे जो हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के, जिन्होंने अपनी देश के लिए और धर्म के लिए अपनी जान गंवाई, उनकी याद में 26 तारीख को इंडोर स्टेडियम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनका दिन मनाया जा रहा है। और वो सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी और प्रधानमंत्री भी वहाँ आके स्पीच देंगे। तो कहने का मकसद है कि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। जब वो दूसरे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली मदद कर देते हैं, सैलरी तक कई जगहों को देते हैं, उनको हर फैसिलिटीज़ देते हैं, हमारा कसूर क्या है? सिर्फ एक ही कसूर है कि हम मांगते नहीं, हम मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। यही है हमारा, और कोई हमारा कसूर नहीं है। वक्त आएगा, आप देखोगे ये कम्युनिटी आगे बढ़ रही है और बढ़ती ही रहेगी। सर, पंजाब में जैसे हम देख रहे हैं, पंजाब में नशा बहुत है और सेकंड धर्म कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब कुछ लाख रुपए के लिए कोई भी सरदार क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कोई सरदार नहीं, पंजाब का मतलब पंजाबी, समझे? लाखों रुपए में नहीं, वो एक मुहिम चल रहा है और किसी गरीब आदमी को वो इंसेंटिव दे देते हैं अपना क्रिश्चियंस। लेकिन अब हमने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्पेशली वहाँ ऑफिस खोला है लॉरेंस रोड पर, जो इसी काम के लिए, अगर किसी गांव के लोगों ने कन्वर्शन की है तो उनसे जाके पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। और तकरीबन पिछले दिनों की खबर है कि 55 फैमिलीज हम क्रिश्चियन से वापस ले आए हैं। तो अब जब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वहाँ ऑफिस खोला इस काम के लिए, तो पंजाब की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी जाग गई और उन्होंने भी इस कन्वर्शन के अगेंस्ट कोशिश करनी शुरू कर दी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो वहाँ कल की खबर थी, मैंने देखा कि वहाँ इतने चर्चेस बन गई हैं, तो बात यह है कि सिखों को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड में कोई दूसरी कंट्री नहीं है। और जहाँ तक क्रिश्चियंस का सवाल है, सैकड़ों कंट्रीज उनको फाइनेंशियली मदद देने को तैयार हैं। फिर भी आपने जो सवाल किया है, ये पंजाब के अंदर जो ट्रेंड शुरू हुआ है, वी विल बी एबल टू फाइट इट आउट। सर, मेरा स्कूल को लेके एक और क्वेश्चन था। रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था। मदर थी, मतलब वो बच्चे की फ़ीस नहीं भर पा रही।
उसने गुरुद्वारे में जाके एप्लीकेशन लगाई कि मुझे फ़ीस नहीं भरनी, मतलब फ़ीस मैं नहीं भर पा रही किसी रीज़न से। तो गुरुद्वारे में जाके उसने एप्लीकेशन लगाई, पर उसको वहाँ से उसको कोई हेल्प नहीं मिली। स्कूल में गए तो उन्होंने वो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी, जितने भी स्कूल्स हैं मतलब गुरुद्वारे के। तो उसके बारे में आप किस तरीके से उनकी मदद करना चाहेंगे? हमने क्राइटेरिया बना रखा है, किस बच्चे की कितनी फीस माफ़ करनी है। सिंगल पेरेंट है या दो बच्चे हैं एक ही फैमिली के, फिर उनकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, अटेंडेंस क्या है। आप बच्चों की अटेंडेंस भी ना ध्यान रखें और आप उनकी एजुकेशन का भी ध्यान ना रखें और बच्चा स्कूल जाए ना जाए, फीस माफ़ कर दो। लेकिन हमारे गुरुद्वारा कमेटी के 46 मेंबर हैं और हर मेंबर की 6 लाख रुपए साल की लिमिट है, रफली 50,000 रुपये महीना। मेरा ख्याल है मेरे यहाँ से 2 या 3 एप्लीकेशन स्कूल के लिए स्कूल के नाम ही चेक बन के आते हैं और बच्चों को हम दे देते हैं। और तकरीबन ये जो 50,000 तो हो गया गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से, लेकिन ऐसे भी केस आ जाते हैं जो कहते हैं जी हमारे तो दोनों हाथ खड़े हैं, उनकी पर्सनल भी मदद करनी पड़ती है। बात यह है, वही बात आ गई कि क्योंकि गुरुद्वारे का स्कूल है, इसमें फ़ीस नहीं देनी। और उस फीस हम लोगों ने भी हाथ खुला छोड़ दिया कि फीस माफ़ कर दो। रिज़ल्ट है कि स्कूलों का स्टैंडर्ड नीचे जाना शुरू हो गया। जब आप फीस माफ़ करते जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, जब स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा तो बच्चे और नहीं आएंगे, बच्चे और नहीं आएंगे तो इनकम कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ देखते हुए जब एक एप्लीकेशन गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर के थ्रू जा रही है तो आप गुरुद्वारा कमेटी में और रिसेप्शन में दे दोगे, हु विल केयर। और स्कूल में भी एप्लीकेशन वही कहेंगे भी तुम रिकमेंड करा के ले आओ, हम स्कूल के नाम चेक बनवा के ले आओ। वो आके कह दे जी मेरी बात नहीं सुनी गई। ये चीज़ें जब हम 50,000 महीने में हम अपने लिए 1 रुपया विड्रॉ नहीं कर सकते। यही है कि कोई गरीब आदमी है उसके नाम 2,000, 3,000, 4,000 का चेक बना दो। स्कूल का केस है 5,000, 10,000 का स्कूल के नाम चेक बनवा दो। और बताइए। सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों को नहीं है। लोग अभी भी धक्के खा रहे हैं स्कूलों के लिए, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। हमारे सामने बहुत से केस ऐसे आते हैं। तो इसकी अवेयरनेस के लिए आप क्या करेंगे जिससे उनको किसी तरीके से हेल्प मिल सके? देखिए ऐसा है, जब हम हर इलाके के अंदर इलेक्शन के थ्रू आते हैं और इलेक्शन के थ्रू आते हैं तो वो वोटर है हमारा, उसको हम कांटेक्ट करते हैं भाई वोट डालना, फिर वो हमें क्यों नहीं कांटेक्ट करता भाई मुझे ये तकलीफ़ है। जब हमें ज़रूरत है तो हम उससे वोट मांगने जाते हैं, जब उससे ज़रूरत है तो वो हमारे पास क्यों नहीं आए, बताइए आप। और वो कहो जी धक्के खा रहे हैं, कहाँ धक्के खा रहे हैं, किधर खा रहे हैं। यहाँ तो सवेरे 2-4 आदमी रोज़ रौनक लगी रहती है। और कहो तो मैं गुरुद्वारा कमेटी से रिकॉर्ड मंगा के बता सकता हूँ कि मैंने अपने इलाकों में कितने लोगों की मदद की है। सर, ये एमसीडी के जो इलेक्शन है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एमसीडी इलेक्शन से हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारी जो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट है, इट इज़ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकली हम इलेक्शन नहीं लड़ते, ना ही हम किसी से टिकट के लिए कहते हैं जी आप हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ो, ना ही हम किसी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, इंडिविजुअल तौर के ऊपर अगर मेरे किसी कैंडिडेट से अच्छे रिलेशन हैं तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। अब मेरे इलाके से शालीमार बाग से रेखा गुप्ता जीती हैं, पूरी हमने सपोर्ट की। इस इलाके से अमित नागपाल जीते हैं, मेरा अजीज़ है, बच्चों की तरह है, तो उसकी भी हमने सपोर्ट की।
कल कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाता है, भाई हमें पसंद नहीं है, तो पॉलिटिकली हम बाउंड नहीं है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करें या आम आदमी को सपोर्ट करें या कांग्रेस को सपोर्ट करें। पॉलिटिकली वी आर नॉट बाउंड। सर जैसे हम देख रहे हैं, न्यूज़ में भी सुन रहे हैं कि काफ़ी एरिया में आम आदमी पार्टी जीती है। मतलब ऑपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि आप लोगों ने ये जैसे बीजेपी ने सिरसा जी को खड़ा किया है, तो उस वजह से काफ़ी सिख ने वोट नहीं डाले, उन्होंने तकरीबन आम आदमी पार्टी को ही चुना है। इसके बारे में आप बताइए। शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी की सपोर्ट में एक मीटिंग हुई। आपको मालूम है कि सिख कम्युनिटी बड़ी छोटी सी है। सिख कम्युनिटी के वहाँ 250 बंदा एक जगह पे इकट्ठा हो गया, तो आपका क्या मतलब वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा था? जब बीजेपी के झंडे तले उनको बुलाया गया, सिरसा जी भी आए, कालका जी भी आए, और उस वजह से रेखा गुप्ता जो इस इलाके से 2 दफ़ा एमएलए इलेक्शन हार चुकी और अब उसने कारपोरेशन का सीट लिया है, और छोटे से एरिया में, कारपोरेशन के एरिया में 8000 वोट से वो जीती है। सिखों की उनके साथ पूरी कोऑपरेशन रही है। बाकी रह गई सिरसा जी का सवाल। आपका जो है, आपकी क्वेश्चन की गहराई में मैं जाना चाहता हूँ। सिरसा जी गुरुद्वारा कमेटी में इलेक्शन हार गए। जब गुरुद्वारा कमेटी में इलेक्शन आ गए तो गुरुद्वारा कमेटी से उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता, कोई प्लेटफार्म नहीं मिल सकता। तो अब उनको कौन सा प्लेटफार्म चाहिए था? उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब बीजेपी इस मौके पे ज्वाइन कर लिया जब सुखबीर बादल भी अलग हो गए और दिल्ली में भी बीजेपी का कोई लीडर उस वक़्त मजबूत नहीं था। अगर राजेंद्र नगर से आरपी सिंह जी हैं तो वो भी इतने एक्टिव नहीं रहे। लेकिन विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सिरसा जी ने बीजेपी के अंदर रूट्स में जाकर अपने रिलेशन बना लिए और लोगों की मदद शुरू कर दी। जब किसी आदमी की किसी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम जंप आती है तो उसके अगेंस्ट भी लोग स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। एज ए पर्सन ही इज़ वेरी एक्टिव पर्सन। मूवमेंट उसकी सवेरे शुरू हो जाती है और रात तक चलती रहती है। चाहे आज की डेट में उनके पास पोस्ट नहीं है, बट ही इज़ रनिंग अराउंड वेर एवर देर इज ए सिक कॉज। अब बात सिंपल सी है। अब मेरे पास आया, आई एम नॉट द मेंबर ऑफ बीजेपी, आई हैव नेवर ज्वाइंड, एंड इस एज के अंदर अब आगे भी मैं नहीं ज्वाइन करने वाला। मीन्स इन योर माइंड ए वेरी पॉपुलर नेम, दैट इज व्हाई यू आर रेफरिंग। पॉपुलर व्यक्ति को सब लोग आगे भी भेजते हैं और पीछे भी खींचते हैं। तो आप पीछे मत खींचो किसी को, आगे उनको सपोर्ट करो। सर आपकी सपोर्ट की अब देखा है हमने, हमें सरदार कॉलोनी है रोहिणी सेक्टर 16 में, वहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ बहुत बुरा हाल है, नशा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, वहाँ कोई काम नहीं करता। वहाँ के लोगों का कहना है कि ना यहाँ कोई दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से उनको हेल्प मिलती है, ना किसी एमएलए से, ना किसी किसी भी पॉलिटिकल साइड से। तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? वही बात आ गई, नेवर एंडिंग। सरदार कॉलोनी में जब वोट है हमारे, तो हमारा कैंडिडेट वहाँ गया होगा वोट लेने के लिए, और जब वोट लेने के लिए होगा तो उन्होंने डिमांड भी रखी होगी। और मेरे कैंडिडेट से बात हुई, कहने लगे जी वो दोनों तरफ से उनको मदद चाहिए। अब जब दोनों तरफ से मदद लोगे तो फिर कौन केयर करेगा आपकी? वहाँ उन्होंने गुरुद्वारा भी बना रखा है, और जो भी उठता है सरदार कॉलोनी में मदद करो जी। अब उनकी मदद की भी इतनी आदत पड़ गई है। इसी तरीके से विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे 84 के लोग
तिलक विहार में अब भी हैं। उनको गुरुद्वारा कमेटी से भी पैसे मिलते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट से भी मिलते हैं, और 35-36 साल में अगर उनके बच्चे पाँव पे नहीं खड़े हुए तो उनका भी तो कसूर है। बाकी वहाँ पर हमारे मेंबर हैं, अभी भी हम उनके यहाँ तिलक विहार में मदद के लिए पहुँचते हैं। सरदार कॉलोनी में जो हमारे मेंबर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपने एरिया को देखें। आप देखिए, मेरा एरिया शालीमार बाग से पीरागढ़ी तक है, और पीरागढ़ी के अंदर कैंप है रिफ्यूजी। वहाँ से भी लेडीज़ अभी यहाँ से राशन की पर्ची मेरे घर से लेके जाती हैं। तो वहाँ जब एक दो लेडीज़ ऐसी भी हैं जो सिख धर्म से बिलोंग नहीं करती, वो उनके साथ आ गई। अब उनको भी हमने रेगुलर कर दिया कि महीने में एक दफ़ा आप राशन पर्ची हमसे ले जाओ। तो अपने अपने इलाके को हर कोई देखता है। सरदार कॉलोनी में आप गए हो, बड़ी अच्छी बात है। कौन सी डिमांड है जो उन्होंने नहीं रखी? कौन सी ऐसी डिमांड है? उनको हर चीज़ चाहिए, A to Z चाहिए। उनको साबुन भी चाहिए, तेल भी चाहिए। काम नहीं करना उन्होंने, मजदूरी नहीं करनी। आजकल मामूली बात है, कंस्ट्रक्शन के अंदर लेबर चाहिए, वो काम करने को तैयार नहीं है। यही सिचुएशन है। सरदार कॉलोनी को ज़्यादा बदनाम मत करो, उनकी सपोर्ट के लिए रास्ता ढूंढो। सर, हम उनकी सपोर्ट के लिए ही रास्ता ढूंढ रहे हैं, तभी आपसे इतने क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि हमने वहाँ खुद सर्वे किया था। वहाँ हम खुद जाके इतनी देख के हैरान हो गए कि लोग इतनी गंदगी में रह रहे हैं, खाने को नहीं है उनके घर, वो लिटरली राशन के लिए बोल रहे हैं। तभी ये क्वेश्चन आपसे पुट किया गया। नहीं, ठीक बात है। बात यह है कि हमारे हर मेंबर को ऑथोराइज्ड है। उस इलाके के हमारे मेंबर हैं मिस्टर विर्क, वो उनको भी ये अथॉरिटी है। अदरवाइज ही हिमसेल्फ एज ए फाइनेंशियली गुड पर्सन, तो वो वक्तन बेवक्तन उनकी मदद ज़रूर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका मैसेज भी हम उनको कन्वे कर देंगे। सर, शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट की विचारधाराएं बताइए आप। मैं अभी पहले कह चुका हूँ कि इट इज़ नॉन पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, सेवा में लगे हुए हैं गुरुद्वारा कमेटी के, यही इसका ध्येय है। ये क्योंकि ज़रूरत पड़ी हमें इसलिए क्योंकि जहाँ हम श्रोमणी अकाली दल बादल ग्रुप के साथ अटैच थे, अब जहाँ बादल ग्रुप ने एक अलग ग्रुप बना लिया विद कोलैबोरेशन ऑफ मिस्टर सरना एंड समथिंग ऑफ विद मिस्टर मनजीत सिंह जी के, तो हमें ज़रूरत पड़ गई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। इसलिए हमने ये अलग ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, और ताकि हमें कहीं से डायरेक्शन ना लेनी पड़े। मुझे अगर हर काम के लिए सुखबीर सिंह बादल से लेनी है इंस्ट्रक्शन, तो फिर वो पंजाब में बैठ के दिल्ली को कैसे सुधारेंगे? इसलिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकें, एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। सर, जो आपके विपक्ष में हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? हमारे विपक्ष में, मेरा ख्याल ये सवाल आपने गलत बंदे से कर दिया, क्योंकि हमारे विपक्ष में गुरुद्वारा कमेटी के एक सरना ग्रुप है, एक मनजीत सिंह जी के ग्रुप है। आई एम प्राउड दैट ना तो सरना जी और ना जी के साहब MPS के चड्डा के बारे में 0.0001% क्रिटिसाइज नहीं करते। हमसे वो बहुत नज़दीक हैं, हम भी उनको ऑनर देते हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे ब्रदर्स हैं। हम इलेक्शन में उनके अगेंस्ट हैं, अदरवाइज वी आर विद देम। सत श्री अकाल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इतने सवाल आपने कर दिए, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। थैंक